अच्छा जी, तो हम डिस्कस कर रहे थे स्केलर्स और वेक्टर्स को। तो स्केलर्स और वेक्टर्स क्या होते हैं हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, और साथ साथ आपको जो है ये बताया गया था कि आप जो डेफिनेशन स्टडी करते हैं स्केलर्स और वेक्टर्स की, वो इस तरह स्टडी करते हैं कि फिजिकल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड आर कॉल्ड स्केलर्स एंड दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर नोन एज वेक्टर्स, जो कि ये बिल्कुल गलत है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया भी था। क्यों गलत है? आप एक इस चीज को मिस कर रहे हैं जिसको हम कहते हैं यूनिट को। जब तक आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ यूनिट को एक्सप्रेस नहीं करते हैं तब तक जो है वो फिजिकल क्वांटिटी जो है अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करता है। ठीक है, तो आज जो हम जो चीज डिस्कस कर रहे हैं वो है एडिशन ऑफ वेक्टर्स को। ठीक है, हम वेक्टर को किस तरह ऐड कर सकते हैं। एडिशंस ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने जो चीज डिस्कस की थी वो ये था कि हम ने ये डिस्कस किया कि आपके पास फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप की होती है, एक बाय नेचर होती है, बाय कैटेगरी होती है। बाय नेचर में हमने भी ये देखा कि आपके पास या तो वो स्केलर्स होंगी या वेक्टर्स होंगी। फिर हमने ये देखा बाय कैटेगरी के अंदर भी आपके पास दो कैटेगरीज निकलती, दो टाइप्स निकलती है, एक फंडामेंटल होगी या एक टाइप होगी। फिर हमने देखा कि इस वेक्टर्स को किस तरह हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, इसके भी दो आपने तरीके देखे हैं। फिर आपने हमें ये डिस्कस किया कि वेक्टर को जो है हम जो है उसके एंगल को, उसकी डायरेक्शन को किस तरह जो है बता सकते हैं, तो वो भी हमने दो तरीके देखे। एडिशन ऑफ वेक्टर के भी हमारे पास जो है ना वो दो तरीके हैं। ठीक है, वो क्या है बताते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के आपके पास दो जो है वो टाइप्स होती हैं। एक कहलाता है बाय ग्राफिकल मेथड, ठीक है, और दूसरा कहलाता है एनालिटिकल मेथड। बेटा ग्राफिकल मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, ग्राफिकल मेथड के अंदर हम जो है ना पिक्चर्स को एज अ वेक्टर को, जैसे हमने सुना था कि वेक्टर की भी टाइप्स, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ग्राफ। ठीक है, कि आपके पास ये वेक्टर है जिसमें ये जो है उसकी क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी उसकी मैग्नीट्यूड। ठीक है, एंड दिस वन इज नोन एज इट्स डायरेक्शन। तो अगर हम नॉर्मल जो है इस तरह बात करें, कि मैं बात कहूँ कि एक शख्स ने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, उसको डिस्टेंस को कवर करने के लिए 3 सेकंड लगे। जब वो रिवर्स होके वापस आता है तो उसको टाइम भी 3 सेकंड लगता है। तो टोटल टाइम कितना हुआ, तो टोटल टाइम हमारे पास जो है वो 6 सेकंड हुआ। ठीक है, तो टाइम चूंकि स्केलर है, वेक्टर नहीं है, तो हमने इसको नॉर्मल जिस तरह मैथ्स में ऐड करते हैं 2+3+ जो भी हम, तो उसको हम जो है नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेशन के जरिए जो है उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन वेक्टर्स को हम इस तरह ऐड नहीं कर सकते कि अगर आपके पास एक जो वेक्टर है वो है 4 न्यूटन का और दूसरा वेक्टर जो है ये है 3 न्यूटन का, तो आपने कह दिया कि 4+3 विच इज इक्वल्स टू 7, दिस इज नॉट अ राइट वे टू ऐड दीज वेक्टर्स। चूंकि वेक्टर के पास डायरेक्शन होती है तो हम इसको जो है इस तरह ऐड नहीं कर सकते। इनको ऐड करने का एक तरीका है जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, या इसको हम ये भी कहते हैं हेड टू टेल रूल। ठीक है, हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो है आप उसको ऐड कर सकते हैं। हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो है आप उसको ऐड कर सकते हैं, या इसको हम ये कहते हैं पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम लॉ। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में जिसको हम कहते हैं हेड टू टेल रूल, या जिसका दूसरा नाम जो है पैरालेलोग्राम लॉ है, या मेथड भी कह सकते हैं। इसमें हम करते क्या है कि सपोज करें अगर आपके पास एक वेक्टर है 4 न्यूटन का, उसकी डायरेक्शन ये है, और एक वेक्टर है डाउनवर्ड जो कि 3 न्यूटन का, जिसकी डायरेक्शन जो है वो ये है। अगर आपने इसको इन दोनों को ऐड करना है, दिस वन इज ए वेक्टर, दिस वन इज बी वेक्टर, तो आपने ए प्लस बी करना है। आंसर यकीनन एक नया वेक्टर आएगा जिसको हम कहेंगे सी वेक्टर। अब वो किस तरह ऐड करेंगे, आपने क्या करना है, इस ए वेक्टर की हेड को
इस बी वेक्टर की टेल के साथ ऐड कर देना है। आपने मैट्रिक क्लास के अंदर पढ़ा होगा बेटा, ठीक है। या फिर आपने करना क्या है कि इस बी वेक्टर की हेड को इस ए वेक्टर की टेल के साथ जो है ऐड कर देते हैं। जैसे सपोज करें, आपको बताते हैं, आपने ए वेक्टर को ऐसे रहने देना है। आप देख सकते हैं ए की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है, वही 4 न्यूटन है। आपने करना क्या है, बी को लिफ्ट करना है, ठीक है। जब हम ये कहते हैं कि बी को लिफ्ट करना है, नहीं किसी वेक्टर को लिफ्ट करना है, तो उसका मतलब ये है कि आपने उस वेक्टर को जो है वहां से मूव करवाना है इस तरह कि उसकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना आए, ना उसकी डायरेक्शन में कोई चेंज आए, ठीक है। याद रहे, आपने इस तरह जो है उसको लिफ्ट करना है, वहां से हटाना है कि उसकी मैग्नीट्यूड रिमेन सेम एज वेल एज इट्स डायरेक्शन रिमेन सेम। तो इसको हम लिफ्ट करेंगे कैसे? इसको जब लिफ्ट करेंगे तो हम इसको यहां नहीं रख सकते, यहां रखेंगे तो ये बन जाएगा हेड टू हेड, जबकि हम पढ़ रहे हैं हेड टू टेल। तो आपने इसको लिफ्ट करके यहां से उठा के यहां रखना है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये बी की मैग्नीट्यूड है, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। आपने बी को एज इट इज रख दिया लिफ्ट करके, और आपने ए को ऐसे ही रहने दिया। अब जब हम इसके रिजल्टेंट की बात करते हैं कि आपने a प्लस बी तो बना लिया, वहां पे ड्रॉ कर लिया, अब जिसका रिजल्टेंट जो कि सी आना है वो उसकी डायरेक्शन क्या होगी और किस तरह बताएंगे आप? ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन को बताने के लिए आप क्या करेंगे, फर्स्ट की टेल से लेकर लास्ट की हेड तक, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके पास मिनिमम 2 वेक्टर्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 300 हो सकते हैं, 3000 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। जब भी आप किसी 2 वेक्टर या 2 से ज्यादा वेक्टर का रिजल्टेंट आप फाइंड आउट करेंगे, तो उसको फाइंड आउट करने का सिंपल तरीका ये है कि फर्स्ट की टेल से लेके लास्ट की हेड तक, यानी पहले वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर की हेड तक आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। जैसे कि ये पहला वेक्टर आपके पास है, दिस इज द लास्ट वेक्टर, आपने यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, और लास्ट में आपके पास जो है एक एरो दे देनी है। अब ये आपके पास बन जाएगा सी वेक्टर। अब इसकी मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ हो सकती है, इसको आप मेजर करेंगे बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम स्केल कहते हैं, या जो भी आप स्केल चूज करना चाहें। मैं अगेन रिपीट कर दूं, देखें, ए वेक्टर को हमने ऐसे ही रहने दिया, बी को हमने लिफ्ट करके यहां रखा, ठीक है, ताकि आप इन 2 वेक्टर की एडिशन कर सकें। 2 वेक्टर की एडिशन आप कर लेंगे तो आपके पास अब रिजल्टेंट आएगा। रिजल्टेंट को आप किस तरह बताएंगे? रिजल्टेंट को बताने का तरीका सिंपल सा ये है कि आप फर्स्ट की टेल से लेके लास्ट की हेड तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। फर्स्ट की टेल से लेके लास्ट की हेड तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और वही लाइन जो है कहलाएगी आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है बेटा। अभी तो हमने देखा कि a प्लस बी को ऐड किया तो आंसर आया आपके पास c, जो कि ये डायरेक्शन है, यानी ये c वेक्टर की डायरेक्शन है। अच्छा, क्या हो अगर हम जो है b को ऐड करें a में, तो भी आंसर एक c या d या कोई भी एक नया वेक्टर आएगा। तो क्या जो b और a को हम ऐड करेंगे तो क्या रिजल्ट आपके पास सेम आएगा? चलें इसको चेक कर लेते हैं। अभी हमने a को एज इट इज रहने ही दिया, अब हम b को एज इट इज रहने देंगे। आपने b को ऐसे ही बनाना है, दिस इज b। अब आप क्या करेंगे, जैसे आपने पहले a को एज इट इज रहने दिया और b को आपने लिफ्ट किया, अब आप b को एज इट इज रहने देंगे और आप किसको लिफ्ट करेंगे? a को। तो a आपके पास डायरेक्शन ये है, ठीक है, हम इसको लिफ्ट करते हैं। लिफ्ट करके इस तरह लिफ्ट आपने करना है कि उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगी और उसकी डायरेक्शन सेम रहेगी। ये ना हो कि आपने इसको लिफ्ट किया और आपने वेक्टर ऐसे बना दिया, माना कि उसकी मैग्नीट्यूड उतनी ही है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो गई। अच्छा, ये ना हो कि आपने इसको लिफ्ट किया और आपने ऐसे बना दिया, माना यहाँ पे डायरेक्शन सेम है लेकिन आपने यहाँ पे मैग्नीट्यूड को चेंज कर दिया है। तो दोनों बातों का आपने खास ख्याल रखना है। इस तरह आपने लिफ्ट करना है कि उसकी मैग्नीट्यूड सेम रहे और उसकी डायरेक्शन भी सेम रहे। तो हम इसको लिफ्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, देखा जाए तो ये इसकी टेल है, इस टेल को हम यहाँ लगाएंगे ना कि यहाँ लगाएंगे। अगर आप यहाँ लगा देते हैं तो ये बन जाएगा टेल टू टेल रूल, और टेल टू टेल रूल कोई हमारे पास नहीं है, वो मल्टीप्लीकेशन में देखा जाता है। अभी हम यहाँ उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमने इसको लिफ्ट करना है इस तरह, यहाँ से लिफ्ट करके यहाँ रखेंगे, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ए वेक्टर को हमने एज इट इज बना दिया। अब थोड़ी बहुत वेरिएशन हो सकती है, हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, स्केल वगैरह नहीं है,
तो मे भी पॉसिबल शायद थोड़ी बहुत टिल्ट हो जाए उसकी डायरेक्शन, तो चलेगा अभी। अब हमने करना क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, और रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का तरीका ये है, रिजल्टेंट फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि फर्स्ट की टेल से लेके लास्ट की हेड तक आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये मेरे पास फर्स्ट वेक्टर है और ये लास्ट वेक्टर है। फर्स्ट वेक्टर की टेल से हमने एक लाइन ड्रॉ करना स्टार्ट की, और लास्ट वेक्टर की हेड तक आपने लाइन को ड्रॉ कर दिया, और आपने यहाँ पर एक डायरेक्शन दे देनी है। दिस इज अवर सी वेक्टर, जिसको हम कहते हैं ये क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि जहां पर हमने यहाँ पे b प्लस ए को ऐड किया और यहाँ हमने a प्लस बी को ऐड किया, दोनों की डायरेक्शन सेम आई है रिजल्टेंट की, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एडिशन में आप b प्लस ए करें या a प्लस बी करें, दोनों का आंसर सेम आना है, डायरेक्शन भी सेम आनी है। और इस क्वांटिटी को, इस प्रॉपर्टी को हम नाम देते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपने पढ़ा होगा मैट्रिक क्लासेस के अंदर, a प्लस बी विच इज इक्वल टू बी प्लस ए में आप b को ऐड करें या b को आप a में ऐड करें, आंसर आपका सेम आना है। ठीक है बेटा, कोई सवाल है इसके अंदर तो आप डिस्कस कर लीजिएगा बाद में। जी अरसलान, ये वही चीज है जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आपने बिल्कुल सही पहचाना, गुड। थोड़ी बेटा आज आपको प्रॉब्लम होगी वीडियो के हवाले से, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा इस इशू को जल्द अज जल्द रिजॉल्व करने की। मे भी शायद नेट का इशू हो या कुछ और हो। अच्छा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें जब तक आप, ठीक है, नोट कर लिया है तो मैं इसको रब कर रहा हूँ। अच्छा जी, तो वेक्टर एडिशन के अंदर हमने जो है ना एक लॉ को डिस्कस कर लिया अभी, जो कि सॉरी एक मेथड को डिस्कस कर लिया जिसको हम कहते हैं ग्राफिकल मेथड, जिसको हम हेड टू टेल मेथड भी कहते हैं। अब आपने डिस्कस करना है जो कि इसका दूसरा पार्ट है, इसको हम कहते हैं आप सबको नजर आ रहा होगा जी, इसे कहते हैं बेटा एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, क्या हो बेटा कि अगर आपके पास कोई वेक्टर एज अ ग्राफ पिक्चर फॉर्म में गिवन ना हो और आपको फिर भी कहे कि आपने दो वेक्टर को, तीन को या दो से ज्यादा वेक्टर को आपने ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे? तो उस मेथड को, उस इन दो वेक्टर को ऐड करने के लिए जो आप मेथड यूज करेंगे उसको हम कहेंगे एनालिटिकल मेथड। इसमें कोई आपके पास ग्राफ पिक्चर वगैरह मौजूद नहीं होती है, इसमें आपके पास फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, और इसमें हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, सॉरी दो फॉर्मूलाज हैं। एक है आपके पास r इज इक्वल टू रेडिकल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। नजर आ रहा होगा आप सबको? चलें, सही है, ठीक है। और दूसरा फॉर्मूला है, या दूसरा रहने दें, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, उसमें प्लस आता है बीच में। पहले आप इसको स्टडी कर लें, अभी इसमें जो है आपके पास यही काफी है। अभी r इज इक्वल टू रेडिकल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला हम कहाँ यूज करते हैं और कब यूज करते हैं? बेटा याद रहे कि जब कभी भी आपके पास, जैसे सपोज करें कोई दो वेक्टर गिवन है, वो वैसे ग्राफिकल फॉर्म में आपको वेक्टर गिवन नहीं होंगे, मैं सिर्फ आपको समझाने की गर्ज से बता रहा हूँ। एक वेक्टर ये गिवन है, ठीक है, और एक वेक्टर ये गिवन है, दिस इज बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर, तो यकीनन आपके पास ये क्या आना, उसका रिजल्टेंट आना है, ठीक है, नजर आ रहा होगा आप सबको। और ये ए और बी के दरमियान कुछ ना कुछ क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, जिसको हम थीटा से कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं।
अब अगर आपके पास ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड गिवन हो, आपको पता हो कि ए वेक्टर कितना है आपके पास, उसकी अमाउंट कितनी है, सिमिलरली बी वेक्टर की अमाउंट कितनी है, और आपको ये पता हो कि इन दो वेक्टर के बिटवीन एंगल कितना बन रहा है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं बेटा, देखें, अगर आपके पास ए वेक्टर मौजूद हो, इसकी कुछ ना कुछ अमाउंट होगी, फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन, ठीक है, और बी वेक्टर हो आपके पास जिसकी मैग्नीट्यूड होगी मे बी 3 न्यूटन, और आपको ये पता चल जाए कि इनके दरमियान एंगल कितना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ये एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो आपके पास एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अब आपने बताना है कि इसकी रिजल्टेंट क्या आएगी, यानी इसका अमाउंट कितना आएगा रिजल्टेंट का, उसकी मैग्नीट्यूड क्या आएगी। कोई आपके पास पिक्चर ग्राफ वगैरह मौजूद नहीं है, आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसको सॉल्व करने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कैसे करेंगे, मैं आपको यही चीज एग्जाम्पल को है इसको पुट करके आपको बताता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। स्टिल बेटा अभी भी आप लोग जो हैं बहुत लेट आ रहे हैं। देखिए नुकसान मेरा नहीं, आप ही का नुकसान है। लेट आएंगे, आपका ऑलरेडी जो है ना वो लेक्चर मिस हो चुका होगा, तो कोशिश करें जल्द से जल्द आने की। वो एक अलग इश्यू है, देखें अगर नेट प्रॉब्लम हो या कोई लाइट चली जाए वो एक अलग बात है, लेकिन आपने ये सोच के कि 10 मिनट 15 मिनट क्लास निकल जाए और फिर मैं बाद में मेरी शिरकत तो हो जाएगी, ऐसे नहीं करें बेटा, ठीक है। अच्छा, इसी डेटा को यहाँ पे छोटा सा लिख लेते हैं। ए आपके पास है 2 न्यूटन, बी है 3 न्यूटन, और उनके दरमियान जो एंगल है वो है 60 डिग्री। अब आपने बताना है कि जो रिजल्टेंट आना है, रिजल्टेंट कोई भी एक वेक्टर हो सकता है, उसको आप सी का नाम दें, डी का, बी का, कोई भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि बी ऑलरेडी हम यहाँ पे उसको सी का नाम दे देते हैं या आर का नाम दे देते हैं। आपने इस रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब इस रिजल्टेंट को आपने फाइंड आउट करना है, किस तरह करना है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। आर इज इक्वल टू रेडिकल ए स्क्वायर, मीन्स ए की जो मैग्नीट्यूड है वो है 2 स्क्वायर, प्लस बी की मैग्नीट्यूड है 3 स्क्वायर, माइनस 2 2 3, और ये कॉस आ जाएगा 60 डिग्री। मेरे ख्याल में मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं की है, अगर की है तो मुझे बता दें। ए की मैग्नीट्यूड 2 है, बी की 3 है, 2 सेम एज इट इज कांस्टेंट रहेगा फॉर्मूले का, ए की मैग्नीट्यूड अगेन 2 है, बी की 3 है, cos थीटा मींस cos 60 डिग्री। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। r इज इक्वल टू रेडिकल 2 स्क्वायर मींस 4, 3 स्क्वायर मींस 9, ठीक है, माइनस 2 ऐसे रहेगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा, ये हो जाएगा आपके पास 12, और ये हो जाएगा cos 60। चलें इसको भी हम पुट कर देते हैं। cos 60 की वैल्यू क्या होती है जल्दी बताएं बेटा, कौन बताएगा? अच्छा बेटा वीडियो बार बार रुक रही है, मैं पहले आपको बता चुका था, ठीक है। आज इश्यू आ रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई है। जी हाँ, अबीर का आंसर है 0.5, बिल्कुल सही है। cos 60 जो कि 0.5 या 1/2 होता है, हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे 1/2 या 0.5, सिंप्लीफाई कर लें, 12 को डिवाइड करें 2 से, आंसर विल बी, अच्छा 4 और 9 हो जाएगा आपके पास 13, इसको डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 6, 13 में से 6 जाएंगे, रेडिकल 7, ठीक है। तो रेडिकल 7 आपके पास ये इसका जो है मैग्नीट्यूड आएगा। अगर आप रेडिकल को सॉल्व करना चाहें तो उसका स्क्वायर रूट निकाल लें, मे बी 2 पॉइंट समथिंग आंसर आपके पास आएगा। तो आपके पास जो है ये उसकी दो वेक्टर की रिजल्टेंट होगी, एडिशन होगी, ठीक है। इसको इस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अरसलान चांडियो भी कह रहे हैं 1/2 सही आंसर बेटा आपका, cos 60 की वैल्यू। कोई सवाल नहीं है इसमें?
इसमें अगर कोई सवाल है अभी तो अभी करें बेटा। शामिद पूछ रहे हैं रेडिकल, अगर आप बेटा रेडिकल निकालना चाहें तो उसका रेडिकल निकाल सकते हैं। इसका रेडिकल कितना आएगा, 7 का रेडिकल 2 पॉइंट समथिंग में आएगा यकीनन, क्योंकि ये 9 से पहले पहले है, रेडिकल 9 से पहले, रेडिकल 9 की वैल्यू होती है 3, तो ये आपके पास 2.7 या 2.8 तक आएगा आंसर आपके पास, ये 2.6 आएगा। ठीक है, आप इसको रेडिकल में लेना चाहें तो रेडिकल में भी आ सकता है। चलें इसको स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इसको रब कर रहा हूं। अच्छा, पूछ रहे हैं कि एडिशन कब यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन कब यूज करते हैं। बेटा बस अभी आप सब्ट्रैक्शन वाला याद रखें, ये फॉर्मूला याद रखें। एक फॉर्मूला और भी है जो मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन ये नोट डाउन कर लें अगर आप करना चाहें तो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, एक फॉर्मूला ये भी है। ठीक है, अब ये कहाँ यूज करते हैं इसको अभी आप भूल जाएं, लेकिन नोट डाउन कर लें, मैं आपको इंशाल्लाह चैप्टर के एंड में बता दूंगा। इस स्टेज के ऊपर बस अभी जो है आप इसको फॉर्मूले को याद रखें। चलें इसके स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, तो अभी तक हम जो है डिस्कस कर चुके हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें हमने ग्राफिकल और एनालिटिकल को डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर की। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया, वो है लॉ ऑफ साइन, वो हम कल डिस्कस कर लेंगे। और जो अभी हमने ये जो फॉर्मूला डिस्कस किया था यहाँ पर, उसको कहा जाता है लॉ ऑफ कोसाइन। ठीक है, उसमें कॉस यूज किया जा रहा है, तो उसको हम लॉ ऑफ कोसाइन कहते हैं। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ नंबर। ठीक है, आप टॉपिक के टाइटल से देख सकते हैं कि हम जिस चीज को डिस्कस कर रहे हैं वो है कि आपने एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, वेक्टर को आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन वो वेक्टर को आप मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से नहीं करेंगे, किसी भी एक नंबर से करेंगे। नंबर कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, रेडिकल 7, रेडिकल 9, 2 स्क्वायर, कोई भी एक नंबर हो सकता है, कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकती है। याद रहे मैं किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, वेक्टर की वेक्टर से मल्टीप्लीकेशन हम जो है सेकंड लास्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वेक्टर को मल्टीप्लाई करना है आपने किसी नंबर से। फॉर एग्जाम्पल, बहुत इजी टॉपिक है, आप अभी समझ जाएंगे। एक वेक्टर गिवन है आपके पास f, जिसकी मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन या 3 न्यूटन। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि f को आपने मल्टीप्लाई करना है 2 से। याद रहे f एक वेक्टर है, हम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब दो वेरिएबल के बिटवीन कुछ मौजूद नहीं होता है तो एक डॉट होता है या क्रॉस होता है, और डॉट या क्रॉस शो करता है किसको, मल्टीप्लीकेशन को। नजर आ रहा है जी, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, आपने f को मल्टीप्लाई करना है 2 से, यानी आपने f को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, f का 2 टाइम्स करना है आपने। कैसे करेंगे, देखें f की डायरेक्शन ये है, ये आपके पास f वेक्टर है। जब हम बात करते हैं कि f को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो उसका मतलब ये है कि आप f को नहीं, f की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं बात को बेटा, देखें जब कहा जाए कि आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है f से, तो हम f से नहीं कर रहे, f की मैग्नीट्यूड से कर रहे हैं। व्हाट डज इट मीन, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 विच इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, आंसर क्या आएगा आपके पास, 6। आपने सबसे पहले काम ये करना है कि एक 6 मैग्नीट्यूड का एक
आपने लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है। हम सब जानते हैं कि अगर ये 3 है, दिस वन इज 3, तो इसी का हम डबल कर लें तो ये क्या बन जाएगा 6। अगर ये 3 है तो दिस इज 6 न्यूटन। और कोई भी वेक्टर डायरेक्शन के बगैर जो है वो, मतलब डायरेक्शन अगर उसके पास नहीं है तो वेक्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ एक लाइन सेगमेंट बनाई है। अब उसकी डायरेक्शन कहाँ बनाएंगे, यहां बनाएंगे, यहां बनाएंगे, कौन बताएगा? आपने उसकी डायरेक्शन बैक साइड बनानी है या फॉरवर्ड साइड बनानी है, जल्दी बताएं। फॉरवर्ड क्यों, वजह? सभी आंसर फॉरवर्ड दे रहे हैं। मरियम ने भी कहा है, अजराइश, अरसलान, बिकॉज नंबर इज पॉजिटिव। गुड अरसलान, आपके पास जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना वो नंबर आपके पास पॉजिटिव है। ठीक है, दैट इज द रीजन कि जो वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना वो वही रहेगी, जो मैग्नीट्यूड आपने निकाला है वो आपके पास डायरेक्शन सेम रहेगी क्योंकि नंबर आपके पास पॉजिटिव है। अगर क्वेश्चन आपको ये देता कि -2 को मल्टीप्लाई करें f से, तो आप देखें अगेन वही बात कि हम f को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे -2 से, हम f की मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से। आंसर आएगा आपके पास 6। आपने 6 बना दिया। ठीक है, आपने 6 बना दिया। अब देखा जाए तो जो नंबर है वो आपके पास पॉजिटिव नहीं है, वो नंबर आपके पास नेगेटिव है। तो जो ओरिजिनल वेक्टर की डायरेक्शन है जो कि फॉरवर्ड है, आपने अब इसकी डायरेक्शन बिल्कुल उसके बैकवर्ड बनानी है जो कि यहां बनेगी। अब आपके पास, आप इसको कोई भी z का नाम दे दें वेक्टर, इसको कोई y वेक्टर का नाम देते हैं। ठीक है, और डायरेक्शन का आप कैसे बताएंगे? अगर नंबर आपके पास नेगेटिव है तो डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन विल बी चेंज्ड बाय 180 डिग्री। बिल्कुल जो है उसके अपोजिट चला जाएगा, 180 डिग्री के एंगल के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई मेरे ख्याल में कोई बात नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने 2 टॉपिक जो है वो डिस्कस किए हैं, एडिशन ऑफ वेक्टर और मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, डिवीजन ऑफ वेक्टर वाला जो टॉपिक है वो हम कल डिस्कस करेंगे।